सर, आपने 2027 के यूपी चुनाव में करीब 200 सीटें लड़ने की बात कही थी। आपका वास्तविक लक्ष्य कितनी सीटें जीतना है और क्या एमआईएम सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी होने का आरोप इस बार कैसे गलत साबित करते हैं? ऐसा कोई हमारी पार्टी की तरफ से फैसला नहीं हुआ हम कितने सीट पे लड़ेंगे। चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और पहले से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि सीट कौन सी होगी, कहां से लड़ेंगे, कितना नंबर होगा। दूसरी बात यह है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन पहले से बनिस्बत बहुत मजबूत हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है कि ये जो झूठा इल्जाम लगाते हैं एमआईएम पार्टी के ऊपर और इल्जाम लगाकर बार बार उस अवाम को एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, अब आ रही हमारी सरकार बन जाएगी। सुनिए सरकार बन जाएगी और हमेशा सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। वो सेकुलरिज्म जो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब जनता जान चुकी है कि ये सब झूठे वादे, ये फरेब, ये चलने वाला नहीं है और वो एक फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हमको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाना है और एक एमआईएम पार्टी एक विकल्प के तौर पर, एक स्ट्रांग विकल्प के तौर पर वहां पर और मजबूत हुई है। और बिहार के चुनाव ने तो इस सोच को और मजबूती दे दी, तक़वियत दे दी। बोलिए कि बिहार के चुनाव के बाद तो सब यही बोल रहे थे ना, तो क्या हुआ फिर, कहाँ रोक पाए वहां पर एनडीए को। तो ये सब चीजें हैं, हमारी कमजोरियां हम उसको दूर कर रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी के कई विधायक इंशाल्लाह कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि एमआईएम की मौजूदगी विपक्ष के वोटों को बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का है। क्या आप एक मिनट, क्या आप गारंटी देने की आप ये गारंटी देंगे कि उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे आप जहां बीजेपी को लाभ हो रहा है? अलायंस कर लीजिए ना, मैं तो कह रहा हूं अलायंस कर लो। जब अगर तुमको लगता है कि हमारी पार्टी से तुमको नुकसान होगा, अलायंस कर लो, चलो बात करो। ये कौन सी बात है? हम तो कोई एनजीओ थोड़ी हैं, ये हम कोई थिंक टैंक है, ये हम कोई साइंटिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है और हम क्या कर सकते हैं। और जो ये हमसे ये सवाल कर रहे हैं, बताओ मुजफ्फरनगर का कांड कैसे हुआ? 100 से ज्यादा महिलाओं का रेप। कौन था मुख्यमंत्री जब मुजफ्फरनगर के लोग सर्दी में कैंपों में सुकड़ रहे थे? कौन मुंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहा था? हाँ, 2014 का चुनाव किसने हारा? 17 किसने हारा? 19 किसने हारा? 22 किसने हारा? ये कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे? इतना गुरूर अहंकार ठीक नहीं है। आपने अखिलेश यादव को गठबंधन के लिए बातचीत का संदेश दिया था। अगर एसपी आपको सम्मानजनक सीटें देने को तैयार हो तो क्या आप बीजेपी को हराने के लिए सीटों पर समझौता करेंगे? देखिए, वो एक शेर है, उस शेर का एक शेर है कि जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साखी। आप नमी नहीं होना चाहते ना, आप ये समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं और हम लोग सिर्फ दरी बिछाएंगे, आपके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे। ये तो नहीं होने वाला है। आप मुस्लिम मतदाताओं से कहते हैं कि वे किसी पार्टी की जागीर नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं तो एमआईएम उस जनादेश को स्वीकार करेगी? हम चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों स्वीकार नहीं करते आप? हम चुनाव ना लड़ें, ये क्या बात है? चुनाव लड़ना तो एक सियासी पार्टी का हक है ना। और बिहार में जो पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी, वहां पर अपने कितने 4 या 5 सांसद को भिजाया था हमारे पीछे, झूठे इल्जाम लगाए। मगर सीमांचल की जनता को सलाम, अल्लाह का करम हुआ, हम दोबारा जीत गए उन सीटों पर जहां से हमारे 4 विधायक को उन्होंने तोड़ा था। मैंने आप जो चाहे करेंगे और हम ना करें। नहीं, ये अरे भाई सुन तो लीजिए, ये जो पॉलिटिकल फ्यूडल माइंडसेट है ना कि हम चौधरी हैं, हमारे सामने कोई नहीं खड़े हो सकता। अरे गया जमाना वो 14 हाट का। आप जब हम
चुनाव हम लड़ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है ना। हम तो कह रहे हैं बात करो, मगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे सामने कोई नहीं खड़े होगा। अरे क्यों नहीं खड़े होगा, बिल्कुल खड़े होंगे, हमारा जमहूरी राइट है। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां पर करेंगे। आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बीजेपी है या समाजवादी पार्टी? 2027 में आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा विधानसभा? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। और हम जब चुनाव लड़ते हैं तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा मकसद जीतना है, और जीत के लिए जो हमारा सामने खड़े होगा उनको हम हराएंगे उनको। नहीं, सुन तो लीजिए। अब बीजेपी किसका घर तोड़ रही है? समाजवादी पार्टी के लीडरशिप के परिवार का घर तोड़ा कभी? देख लीजिए किसका घर तोड़ रहे हैं, किसका एनकाउंटर हो रहा है, किसके पैरों पर गोलियां मारी जा रही हैं, किसके बच्चे यतीम हो रहे हैं। तो ये भी तो देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा निशाना किस पर है, किस समुदाय पर है? मुसलमान है, उसके बाद ब्राह्मण है। तो फिर ये तो देख लीजिए, इस पर तो कोई बोलिए। तो आप डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं कि आपका मुकाबला बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से? बीजेपी आइडियोलॉजिकली भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। जितने मसाजिद को वहां पर तोड़ा जा रहा है, ये तो बीजेपी के राज में है। सवाल ये पैदा होता है कि जो नाम निहाद ठेकेदार हैं, उनकी जबान में तो दही जम चुका है, बोलते ही नहीं है कुछ। नाम क्यों नहीं ले रहे? अरे जो ठेकेदार हैं, बहुत ठेकेदार हैं भाई। कई टोपियां पहनते हैं, लाल भी पहनते हैं तो कभी दूसरे रंग की पहन लेते हैं। अंदर जिस्म के अंदर आरएसएस के पैंट बोलिए, अब आजकल तो पैंट पहन रही है, वही पहन लेते हैं। ये सब पे है भाई। जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देखिए मुसलमान को आप सिटीजन विथ राइट समझिए, वोटर बनाकर रख दिया आप। इसीलिए तो हमारा ये हाल हो गया वहां पर। सर 2022 में एमआईएम ने विधानसभा सीट में एक भी सीट नहीं जीती थी। इस बार क्या बदला है कि आप जीत का दावा कर रहे हैं या फिर उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ जमीन पे बदला है, और भी अच्छाई के लिए बदलेगा। जनता में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका है। ये बार बार जो बोलते थे कि नहीं जीत नहीं पाएंगे, और बीजेपी का सब देख लिया उन्होंने कि हमको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को जिताना है, मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में कास्ट लाइंस के ऊपर हर कास्ट की एक पॉलिटिकल उनकी एक आवाज है, रिप्रेजेंटेशन है। इतना बड़ा समुदाय है, 19% 20% की आबादी है मुस्लिम अक़लियत, और उनका कोई लीडरशिप ही नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं हम। हर छोटे समुदायों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी सियासी पहचान है। मुसलमान का ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनको सिर्फ वोटर बना के रख दिए। उनके इलाकों में स्कूल, सिविक कम्युनिटीज, उनकी सिक्योरिटी, मस्जिदों की हिफाजत, फिर एनकाउंटर, मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक रस्मी तौर पर एक बयान दिया जाता है और कुछ नहीं। सर हिजाब और हालिया इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मामला था, आपने 26 अगस्त 2026 को आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की आलोचना भी की थी। आपने इस फैसले का इस्लाम पर हमला बताया। क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल यूनिफॉर्मों के नियम और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का सवाल अदालत कर सकती है? एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस का बेंच बनाकर साबरीमाला का केस सुन रही है। उसमें ये डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल 25 में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये पूरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या फिर एसेंशियल उसमें है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी है। और हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब रिजर्व कर दिया जजमेंट को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, जब साबरीमाला का जजमेंट रिजर्व है, तो जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहता है कि उस इलाहाबाद कोर्ट के जजेस को उस पर कोई फैसला नहीं देना चाहिए था, इंटरिम फैसला।
सही तो ये होता था कि उसको आप अलाउ करते हो उस बच्ची को हिजाब पहनना तावक्त जब तक कि साबरीमाला का जजमेंट नहीं आता। यही एक हिजाब का मैटर कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट गया, 2 जजेस ने अलग अलग फैसला दिया, आप उसका भी लिहाज नहीं रखते आप। तीसरी बात यह है कि आप कैसे तय करेंगे मेरे रिलीजन का एसेंशियलिटी क्या है? मैं कह रहा हूं कुरान में जिक्र है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अब आप उसको एसेंशियल नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे फिर आप? चौथी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिलीजियस वाइज अगर आप देखेंगे तो बच्चियों में मुसलमान है, हायर एजुकेशन सबसे कम है, उनका लिटरेसी रेट या उनका स्कूल गोइंग आउट या ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा, आप उनको भी डिस्करेज कर दे रहे हैं। तो इसीलिए हमने इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने कहा है। सर लेकिन क्या हिजाब जैसे मुद्दे को चुनावी राजनीति से दूर रखकर शिक्षा और मुस्लिम चुनावी राजनीति का इशू कहां है? ये कौन सा चुनाव है बताइए? अरे भाई मेरा राइट है ये। नहीं 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 बिल्कुल नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी हिजाब पहनती है, हिजाब पहनकर मेरी बेटी तेलंगाना में डिस्टिंक्शन लाई है मेडिसिन में। मेरी एक बेटी हिजाब पहनती है, पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने जा रही है जनरल सर्जरी में। मेरी बेटी हिजाब पहनती है, हमें पॉलिटिकल साइंस की। तो सर पे हिजाब है, दिमाग पर नहीं है। आप प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट है। भाई मेरा राइट क्या है? मेरा राइट है ना प्राइवेसी का। और होते कौन है कि मैं क्या कपड़ा पहनूं क्या नहीं पहनूं? हां, मोदी जी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो भाषण में अपने। एक आर्टिकल 25 किस लिए है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसको बोलेंगे आप बताइए? मैं रिलीजन पे चलूंगा तो क्या आपके उसूल के ऊपर चलूंगा? आपके बनाए हुए उसूलों पर चलूंगा मैं रिलीजन उनसे सीखूं जो रिलीजन नहीं जानते। यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अंतिम सवाल आपसे पूछ के उत्तर प्रदेश के मसले पर अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आप किसी से गठबंधन कर रहे हैं। आपने तो बता दिया कि हम सीटें अभी तय नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी हम पब्लिकली बहैसियत एक पार्टी के जिम्मेदार के कह चुके हैं कि हम अलायंस करने को तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। अब अलायंस किससे होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। और जो लोग आज हमसे शिकायत कर रहे हैं वो हमारी बात का नोट ले लें, बाद में वो लोग रोना नहीं, बाद में शिकायत नहीं करना, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। ये बार बार हमको बोला जाता है। आप गठबंधन करने के लिए समाजवादी पार्टी पे दबाव बना रहे हैं? कोई दबाव नहीं। देखिए किसी से जब अलायंस होता है ना, दबाव की बुनियाद पर नहीं होता है। नहीं, जो बातें नहीं कोई नहीं तर्क दे रहे हैं तो समझाने के लिए बोल रहे हैं। बिहार में भी हमने ये बात कहा था, हमने बात कही थी। हमने कहा था कि भैया 5 सीट हम जीते हैं दे दो। पांडवों ने भी क्या कहा था? 5 गांव कहा था ना। उसके बाद क्या हुआ फिर? अब उसके बाद सब जानते हैं, आप जानते हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं लिया जाता है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और आप केवल उसका वजह कोई आप बता? अरे एक वजह आप बताते हैं कि मैं सियासी नहीं एक बात बताइए। वो शिवसेना जिसका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हमको फख्र है कि हमारे शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद तोड़ा। आप उनसे अलायंस करते हैं और हमको सेकुलरिज्म का हमको दर्स देते हैं, हमको पाठ पढ़ाते हैं। कौन सी बातें करें? हाँ, यूएपीए का कानून किसने बनाया? कौन जेल में सड़ रहा है? तो सेकुलरिज्म के ये जो ठेकेदार है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, अब नहीं होने वाला है ना। नहीं, आपसे सवाल ये था कि आप हर बार जब आपसे गठबंधन नहीं होता है किसी के चुनाव में, तो आप अपने आप को बोल देते हैं कि मैं सियासी अछूत हूं इसलिए मेरे साथ नहीं करते, लेकिन कुछ आपने मूल्यांकन किया कि क्यों नहीं करते आपसे? देखिए,
हम तो कह रहे हैं जोर जबरदस्ती की बुनियाद पर तो कोई किसी समझौता नहीं हो सकता है ना। जब कुछ बात होगी तो होगा। जुबली हिल्स का चुनाव था तो हम बहुत अच्छे थे, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया हम बहुत सेक्युलर हो गए, पार्लियामेंट में खड़े होकर हम बीजेपी के 2014 से लेकर अब तक हर बीजेपी के बिल का हमने मुखालिफत की, बहुत अच्छे हैं। और यही पार्लियामेंट में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस ने बाहर से पैसा लिया है अपने पार्टी के लिए, इन पर एक्शन लो, तो बीजेपी ने कानून बना दिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कांग्रेस ने उसकी तायद कर दी। ये जो सारे गामा पा चलता है ना, इसका क्या होगा बताइए? आप बताइए इसके ऊपर क्या होगा? हम तो शुरू दिन से लड़ रहे हैं, यूपीए की तायद कर रहे थे। चिदम्बरम साहब ने पोटा को हटाकर यूएपीए कमेंट किया, मैं वाहिद आदमी था जो उस बिल के खिलाफ वोट दिया। तो हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट है। ये तो नहीं हो सकता ना कि असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में बहुत अच्छा है और बिहार में जाते हैं तो बुरे हो जाते हैं, यूपी में चुनाव लड़ने जाते हैं तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। तो ये इनका एक सेलेक्टिव अप्रोच है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो कितने अपॉर्चुनिस्टिक हैं। और इनका जो चेहरा है ना, ये खास तौर से मुसलमान देख रहा है ये कैसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सर, एक हालिया घटना हुई है, इस पर आपका वर्जन जानना चाहते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर हैं जोरान ममदानी, मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध करते हुए आरएसएस की विचारधारा को गलत बताया है और उसका बहिष्कार करने की बात की। इस पर आप क्या बोलेंगे? अरे अब वो सवाल पूछ लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स रिलीजियस फ्रीडम का भी तो एक रिपोर्ट आया है आरएसएस के बारे में, भारत सरकार क्या बोलेगी उसके ऊपर? अब जोरान ममदानी को अपनी बात रखने का इख्तियार है और हम थोड़ी उसके स्पोक्स पर्सन हैं। मोहन भगवत जा सकते हैं और तेलंगाना का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अमेरिका नहीं जा सकता है। ये क्या बात है बताइए? आरएसएस तो उनकी आइडियोलॉजी तो साफ है, वो तो इस देश के प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी के पहले से खिलाफ हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रेवंत रेड्डी को जाने नहीं दिया गया अमेरिका को। क्या बात थी वहां पर? क्या करने जा रहे थे? ऐसा क्या डर लग गया उनको? एक तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, चले जाता वहां पर, भारत की ही तो बात करता ना। तेलंगाना भारत का तो हिस्सा है। सबसे ज्यादा स्टेट का जीडीपी देखें तो तेलंगाना का है। आप क्यों नहीं भेजना चाह रहे? इतनी आईटी में वहां पर तेलंगाना के लोग काम करते हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं भेजा गया? नहीं मालूम, मैं थोड़ी हूं भारत सरकार में। मगर ये जो ये नहीं देखिए, ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है ना, कि जितने एनडीए के चीफ मिनिस्टर रहेंगे वो जा सकेंगे जापान को जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ठीक है, मगर ये क्या है? सर, मनुस्मृति पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, राहुल गांधी ने हाल ही में मनुस्मृति के उस विचार की आलोचना की है जिसमें महिलाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। क्या आप राहुल गांधी के वो जो एलओपी जो है लोकसभा में, वो बोले अपनी बात, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी आरएसएस वालों से कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया, उसके 4 दिन के बाद क्या आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा था संविधान के बारे में? उन्होंने क्या, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने 30 नवंबर ऑर्गेनाइजर ने लिखा एडिटोरियल में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो मेंशन ऑफ द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन एशियन भारत. Manu's laws were written before Lycurgus of Sparta or Solon of Persia. To this day, his laws are enunciated in the Manusmriti, excite the admiration of the world and elicit spontaneous obedience and the conformity. But to our constitutional pundits, that means nothing. वो तो संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को नहीं पसंद कर रहे थे, ये आरएसएस का माउथ ऑर्गेनाइजर लिख रहा है। अब आप आ जाइए बंच ऑफ थॉट्स गोलवालकर ने क्या लिखा, उसमें लिखा उन्होंने गोलवालकर ने,
Our Constitution too is just a cumbersome and heterogeneous piecing together of various articles from various constitutions of Western countries. It has absolutely nothing which can be called our own. Is there a single word of reference in its guiding principles as to what our national mission is and what our keynote in life is? ये तो हमेशा खिलाफ रहे ना कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑर्गेनाइजर मैगजीन लिख रहा है। फिर सावरकर ने क्या लिखा था? सावरकर ने क्या क्या कहा था मनुस्मृति के बारे में? उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति इज हिंदू लॉ। तो आप तो ऑर्गेनाइजर की मैगजीन में एडिटोरियल, बंच ऑफ थॉट्स में गोलवालकर की ये बात, फिर सावरकर जो आपके अल्ट्रा हीरो है उनकी बात। हम तो ये बता रहे हैं कि आरएसएस तो शुरू से मनुस्मृति चाहती थी, संविधान को नहीं चाहती बाबा साहब अम्बेडकर के। अब ये इनकी मजबूरी बन गई ना। सर, हाल ही में हमने देखा कि जेएनजी विरोध प्रदर्शन अब बीजेपी युवाओं के बीच अपना नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही है। इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे संवादी युवाओं की भाषा, पॉप कल्चर का इस्तेमाल ये सब कर रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जेएनजी के असली सवाल बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा और अवसर की राजनीति का जवाब देने की बजाय सिर्फ अपना कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बदला है? देखिए, ये सिर्फ ऑप्टिक्स करते आते हैं, शुरू से ऑप्टिक्स करते हैं लोग। बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा नौजवान बच्चे ग्रेजुएट होकर बेरोजगार हैं। ग्रेजुएट होकर बेरोजगार हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? 10.5 करोड़ या 11 करोड़ के करीब नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं। भारत सरकार में डिफेंस में, रेलवेज में, कई डिपार्टमेंट में लाखों में जायदादें खाली हैं। उनको नौकरी दे सकते हैं, उसको फिल नहीं कर रहे आप। क्यों नहीं कर रहे फिल उनको आप? रेलवेज में लाखों जायदादें हैं, डिफेंस में लाखों जायदादें हैं, आप उसको फिल नहीं कर रहे आप। ये बच्चे नौकरी जाएंगे ना, मिलेगा तो। पेपर लीक को आप नहीं रोक पा रहे हैं। वो जो आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाया, उसको आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दीजिए। नहीं देंगे आप, क्योंकि वहां बैठे हुए लोग हैं, पेपर लीक होता रहेगा। ये बुनियादी मसले हैं। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है ना, विश्व में किसी देश के पास नहीं है। और ये और एक 20 साल रहने वाला है। उसके बाद तो एक 10% आबादी भारत की बूढ़ी होने वाली है। अगर आज ये सरकार में उतना विजन होता, उतना सेगैसिटी होती, तो वो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को भारत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करते। मगर नहीं। मोदी जी बोल रहे कपड़े देखकर पहचानो, कोई बोल रहा है कि तुम गौ रक्षक में लग जाओ, कोई बोलता है कि तुम उस दल में चले जाओ, कोई बोलता है कि अगर कोई फुला महीने में चिकन खा रहा है, मच्छी खा रहा है, उसको पकड़ के पीट दो, कोई बोलता है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। जमीन पे जिस चीज की जरूरत है, इससे बात मालूम होती कि बीजेपी और आरएसएस के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इन नौजवानों से कंप्लीटली कट ऑफ है। कंप्लीटली कट ऑफ है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके क्या होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं, और उनके होप्स एंड एस्पिरेशन से ही भारत मजबूत होगा अगर हम उसको फुलफिल करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल करके इंटरव्यू खत्म करेंगे। नेपाल में जो हादसा हुआ है, भारत के भी कई लोग हलाक हुए। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। इस तरह से वहां सैलाब आया है, यानी वो उसके विजुअल्स देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कई लोग मिसिंग हैं, 100 की तादाद में। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार भी, देश की सरकार भी नेपाल के ऐसे बुरे वक्त में, ऐसी तकलीफ में उनकी ज़रूर मदद करेगी। और मुझे बड़ी तकलीफ है जो वहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ा गज़ब, माने जो जलजला आया बोलते हैं, कोई बोलते ग्लेशियर के गिरने से हुआ है। बहरहाल में और बहुत बुरा हुआ है, एक तकलीफ दे बात है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.